नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +1 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कशन है वो किया था कि राष्ट्रपति के बारे में किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव है वो किया जाता है और कौन से जो अधिकार हैं राष्ट्रपति के विशेष अधिकार वो दिए गए हैं। तो काफ़ी संसदीय प्रणाली के अंदर महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसी के अंतर्गत हमारा आज का ये जो वीडियो है हमारी संसदीय कार्य प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री का मुख्य जो पदक्रम है, सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन उनका प्रयोग है वो प्रधानमंत्री द्वारा उनका प्रयोग है वो किया जाता है। तो किस तरीके से उन शक्तियों का प्रयोग और उनके जो विशेष अधिकार है वो दिए गए हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से उनको जो पढ़ने की कोशिश है वो करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार तथा राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन उसका प्रयोग है वो प्रधानमंत्री द्वारा उनका प्रयोग है वो किया जाता है। इस अध्याय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्ति का प्रयोग है वो करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। यानी कि राष्ट्रपति जो जिन शक्तियों का प्रयोग करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब ये हो कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो आदेश दिया जाता है मंत्रिपरिषद को, उन्हीं आदेशों के माध्यम के द्वारा राष्ट्रपति जो अपनी शक्तियों का प्रयोग है वो करता है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जो आदेश देता है मंत्रिपरिषद को वो लिखित के अंदर राष्ट्रपति को कार्य प्रणाली या कार्य करने के लिए दिया जाता है। इस तरीके से हम ये मान के चल सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो सबसे प्रमुख अधिकारी है वो माना जा सकता है। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत समर्थन खो देता है वह अपना पद भी खो देता है। यानी कि समर्थन का मतलब ये हुआ कि जितने जो इसको सीटें चाहिए प्रधानमंत्री को सरकार बनाने के लिए, जितनी सीटें लोकसभा के अंदर चाहिए, जब तक उतनी सीटें उसका समर्थन उसे प्राप्त है उसका वो सरकार बनाए रख सकता है। जब वो मंत्रिपरिषद या जो अपनी जितनी बहुमत साबित खो देता है प्रधानमंत्री, तब उसे सरकार के द्वारा वो अपनी सरकार है वो खो देता है प्रधानमंत्री है। जो स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा था, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बना रहा। 1989 में ऐसे अनेक अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दल को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यानी कि शुरुआती दौर के अंदर जब कांग्रेस की बात की जाती है तो 1989 तक कांग्रेस को काफ़ी जो समर्थन प्राप्त था और सरकार उनकी बनी थी। लेकिन 1989 के बाद जो सरकार है वो काफ़ी जो गठबंधन की राजनीति है वो बनती चलेगी। इसके माध्यम के द्वारा किसी भी दल या नेता को जो स्पष्ट बहुमत है वो प्राप्त नहीं हो पाया और काफ़ी अधिक मात्रा में जो इलेक्शन है वो हो पाए थे 1989 से लेकर 1999 तक। इन परिस्थितियों में वे जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त है वो करता है। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए सबसे पहले लोकसभा का जो बहुमत प्राप्त है होना जरूरी है। जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है उसी व्यक्ति की प्रधानमंत्री नियुक्ति है वो की जाती है। प्रधानमंत्री तय करते हैं कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों से पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रियों की उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री बनाया जाता है। यानी कि जब प्रधानमंत्री अपना जो पद ग्रहण करने के बाद उसकी जो मंत्रियों की जो लिस्ट बनाई जाती है उसके अंदर प्रधानमंत्री स्तर के जितने मंत्रियों का आवंटन किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही उनका आवंटन है वो किया जाता है, जिसके अंदर
मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री है वो सभी बनाए जाते हैं। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल तथा अपने सहयोगी दलों में मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री तथा प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित है वो होना पड़ता है। यानी कि जो व्यक्ति या मेंबर, जो सदस्य होता है लोकसभा का, उसी के द्वारा उसके जो मंत्री पद है बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति या प्रधानमंत्री, अगर ऐसा कोई व्यक्ति या प्रधानमंत्री जिसको लोकसभा का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री या प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो उसके लिए ये कंडीशन लागू है कि उसको 6 महीनों के अंदर अंदर उस सदन की सदस्य ग्रहण है वो करनी पड़ेगी। यानी कि इलेक्शन होने के बाद उसे चुनाव जीतकर आना पड़ेगा। अगर वो चुनाव नहीं जीत पाया तो उस पद को वो ग्रहण है वो नहीं कर पाएगा। अब आ जाता है मंत्रिपरिषद का आकार। तो संविधान के 91 में संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुसार तय किया जाता था, लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता था तब संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं था। यह अनेक राज्यों में भी हो रहा था। अतः संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक न होनी चाहिए। यानी कि 91 संशोधन के बाद ये निर्धारित कर दिया गया था कि किसी व्यक्ति या पर्सन को लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद की संख्या वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कुल सदस्य संख्या की। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जो व्यक्ति या पर्सन लोकसभा के सदस्य नहीं होते थे या गठबंधन की राजनीति बनती थी तो उसे मंत्री पद का लालच देकर उन्होंने जो सरकार बनाने की पेशकश है वो की जाती थी। तो इसी भ्रष्टाचार या प्रणाली को रोकने के लिए यह नीति लागू की गई कि जितनी कुल सदस्य संख्या है उन सदस्य संख्याओं के 15% से ज़्यादा जो मंत्रियों की संख्या है वो नहीं हो सकती। विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संसद कार्यपालिका को नियंत्रण है वो करती है। लेकिन याद रखना चाहिए कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में कार्य वो करती है। अब जिस तरीके से कार्यपालिका गठन और विस्तारित रूप किया जाता है उसके माध्यम के द्वारा उसकी जो रूपरेखा है उसका संगठनात्मक रूप से उसके ऊपर अंकुश लगाना बड़ा जरूरी हो जाता है, जिसके माध्यम के द्वारा जो सरकार है कोई भी निरंकुश शक्तियों का प्रयोग है वो नहीं कर पा सकती। तो इसके बारे में जो विधायिका के बारे में जो उल्लेख है वो पूरा का पूरा आगे पूरा चैप्टर दिया कि उसके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से कार्यपालिका के ऊपर जो विधायिका द्वारा अंकुश है वो लगाया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र है वो देना पड़ता है। यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और अगर सरकार में लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र है वो देना पड़ता है। यानी कि उसे अपने पद से जो पदग्रस्त है वो पदच्युत है वो कर दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन है वो करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो पूरी मंत्रिमंडल की जब बात की जाती है तो वो उत्तरदायित्व का मतलब ये हुआ कि पूरी जो सरकार होती है उसके जो मंत्री होती हैं वो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और कार्यप्रणाली के तहत वो शासन प्रमुख का कार्य वो निभाते हैं। तो उसके द्वारा कोई भी अविश्वास अगर किसी मंत्री परिषद के प्रति अगर कोई मंत्रिमंडल के प्रति कोई अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सभी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र है वो देना पड़ता है। यानी कि सभी को अपना पद है वो छोड़ना पड़ता है। इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी होता है। तो इस तरीके से सभी मंत्रिमंडलियों के तहत जो कार्यप्रणाली अपनाई जाती है उसके अंतर्गत सभी को उस मंत्रियों के नीतियों को शामिल करना या उसे त्यागपत्र देना जरूरी माना जा सकता है। या तो वो सहमति दे दे या अपने पद से त्यागपत्र है वो दे सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है
जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिमंडल ही भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का कार्य वो करता है। तो प्रधानमंत्री का सरकार के अंदर जब बात की जाती है सर्वोपरि स्थान होता है, और बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद की कल्पना है वो नहीं की जा सकती। अब जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र दे दिया जाता है तो सभी के सभी जो स्थान है वो किसी ने और पद को ग्रहण करवा दिया जाता है, या फिर त्यागपत्र देने के बाद, जो प्रधानमंत्री का त्यागपत्र देने के बाद सभी का सभी जो सरकार है उसका जो पदच्युत है या जो लोकसभा भंग है वो मानी जा सकती है, या अपना विश्वास मत है वो खो दे। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी थी। तो पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को किस चीज़ की संज्ञा दी थी? केंद्रीय धुरी की, यानी कि सारी सरकार की जो पॉलिसी है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द है वो घूमती है। प्रधानमंत्री का ये संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सहमति होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इनके संवैधानिक दायित्व का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री को ही माना जाता है, और प्रशासन की सारी प्रशासनिक और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देने का अधिकार है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। और जितने भी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो सरकार की नीतियों के बारे में प्रधानमंत्री को देश को सूचित है वो करवाया जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मंत्री मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का भार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि। तो इस तरीके से अगर शक्तियों के बारे में बात की जाती है तो मंत्रिपरिषद के निर्णय लेना, लोकसभा का नेतृत्व करना, अधिकारियों पर उसका आधिपत्य है, और मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संधियों के द्वारा विदेश यात्राएं करना और नीतियां निर्धारित करना। तो इन सभी के माध्यम के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री की शक्तियों के जो अनेक स्रोत हैं और प्रधानमंत्री का जो पद है काफ़ी महत्वपूर्ण है वो माना जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री शक्ति और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्ति निर्विवाद रही है, परंतु राजनीतिक दलों के संगठन की सरकारें बनी तब ऐसा नहीं रहा। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारें को देखा। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में बनी रही। बहुमत समाप्त होने के बाद उन्हें त्यागपत्र दे दिया या वे हटा दी। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ है। यानी कि मूल रूप से अगर माना जाता है कि जब भी सरकार बनी, गठबंधन के द्वारा सरकार बनाई गई है तो तब इतने महत्वपूर्ण नहीं रही जितनी कि एक दल की सरकार के द्वारा जो लोकसभा का गठन है वो किया गया है। जैसे 1999 से पहले की सरकारें बनी थी या फिर 1999 के बाद से लेकर आज तक जो वर्तमान में सरकार बनी है उसके कार्यकाल से तक देखा जा सकता है जो बीच का कार्यकाल है गठबंधन राजनीति के अंतर्गत भारत की राजनीति को कमज़ोर है वो माना जा सकता है। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ी है। दूसरे शब्द में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहभागियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री सत्ता में कुछ चयन ले गया। तीसरे, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन और के परिषद तथा मंत्रालय पर चयन पर भी अंकुश लगा है। चौथे, प्रधानमंत्री सरकार की नीति और कार्यक्रम को भी अकेले तैयार नहीं कर सकता। चुनाव से पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार है वो बनाते हैं। तो इस पदक्रम के माध्यम के रूप में जो काफ़ी सारी बातें वो सामने आई है। पहला तो ये है कि जो प्रधानमंत्री का जो भूमिका है वो विशेषाधिकारी के माध्यम से काफ़ी इसकी बढ़ी है। दूसरी, गठबंधन की राजनीति की वजह से जो सहयोगियों की परामर्श की जो नीति है वो भी बढ़ी है। तीसरी, इसके जो विशेषाधिकार है मंत्री को चुनने और उसके पद स्तर के लिए मंत्रालय के बारे में उसमें काफ़ी अंकुश लगा है। और चौथा, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रम के लिए अकेला निर्धारित है वो नहीं जो करवाया जा सकता। मंत्रिपरिषद के सलाह के द्वारा इनका प्रयोग है वो किया जाता है।
सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियाँ बन पाती है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक मध्यस्थ की भूमिका को निभानी पड़ती है। तो पूर्ण रूप से जो मीडिएटर की जो भूमिका है अन्य दलों और मंत्रियों के बीच में निभाने के लिए प्रधानमंत्री का पद है वो प्रमुख माना जा सकता है। कुछ एक बदलावों के साथ राज्य में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है, यानी कि किस तरीके से राज्य का गठन है वो किया जाता है। सबसे पहले अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त है वो किया जाता है। यानी कि जिस तरीके से प्रधान राष्ट्रपति का पद केंद्र सरकार के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से ही राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा राज्य के अंतर्गत की जाती है। यद्यपि प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री ही विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्यपाल के पास ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियाँ होती है। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू है वो होते हैं। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार के अंदर जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की भूमिका निभाई गई, ठीक इसी तरीके से राज्य विधानसभा के अंदर या राज्य के अंदर हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई गई, ठीक उसी तरीके से ही ये व्यवस्था है वो अपनाई गई होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके माध्यम के द्वारा हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका के अंतर्गत उसकी जो कार्यप्रणाली और शक्तियों के संदर्भ में उसको समझने और जानने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। और सबसे पहले अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को स्टडी विद दीपक को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ साथ आपके जितने भी जानकार में बच्चे हैं उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो लाइक करें, इसे शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।